हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं करा रहा हूँ आपको LT पेपर 1 की प्रिपरेशन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के यूनिट 3 हमने शुरू की हुई थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षा तकनीकी। इसके अंतर्गत मैंने दो चीजें आपको पहले ही बता दी हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा में तकनीकी, और साथ में मैंने आपको दृश्य श्रव्य सामग्री और साथ में प्रक्षेपित अप्रक्षेपित सामग्री के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो आप वो दो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तभी आपको यहाँ से तीसरी वीडियो समझ आएगी। और तीसरा है आज इम्पोर्टेंट OHP से रिलेटेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में फ्लैनेल बोर्ड और मोबाइल लर्निंग किसे कहते हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं लेके आऊंगा आपके लिए स्मार्ट क्लास की फुल फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्या है, देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये होता है आपका OHP। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि OHP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो OHP की फुल फॉर्म हो गई आपके पास ओवर हेड प्रोजेक्टर। तो एक चीज यहाँ से ये आपको ध्यान रखनी है कि OHP की फुल फॉर्म क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। देखिए, टेक्नोलॉजी के जमाने में OHP एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो क्या है, एक सबसे पहले तो ये एक प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था 3 तरह की सामग्री, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें इस कैटेगरी में अप्रेक्षित सामग्री के अंतर्गत आता है OHP। तो OHP किस तरह का टीचिंग टूल है, प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत है। प्रक्षेपित का मतलब मैंने आपको वहां बता रखा है, आप वहां डिटेल से देख सकते हैं। अब क्या देखिए, इस उपकरण की सहायता से चार्ट, चित्र, नक्शा, सारणी इत्यादि को स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए, कोई भी चार्ट है या चित्र है या नक्शा है, आप इसको अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये आपको पता चल गया। कक्षा प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्शन कक्षा में छात्र अध्यापक के सामने की दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, आपके पास एक चार्ट था। अब आपको उस चार्ट को अगर आप यहाँ स्क्रीन पर चिपकाओगे तो हो सकता है छोटा सा दिखे, लेकिन इस चार्ट के मटेरियल को आप अगर OHP की हेल्प से इस स्क्रीन पे दिखाते हो तो ये क्या होगा, आपका लार्ज स्केल में दिखेगा, बड़े में दिखेगा और सारी क्लास को समझ आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगला है OHP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि OHP की सहायता से शिक्षण की अधिगम प्रदीपक और रुचिकर बनाया जाता है। तो शिक्षण के अधिगम को जो है प्रदीपक, इल्यूमिनेटेड और रुचिकर। प्रदीपक का मतलब होता है कि ऐसा लगता है जैसे अगर आप छोटे से चार्ट को इस पे देख रहे हैं तो कुछ चमत्कार जैसा हो गया है, उजाला जैसा हो गया है। तो ये है OHP की थर्ड पॉइंट ऑफ OHP से रिलेटेड कि OHP जो है ये प्रदीपक और रुचिकर बनाता है हमारी शिक्षण प्रक्रिया को। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी सीट है उसके निर्माण में ध्यान करते टाइम आपको कौन से बिंदु रखने हैं। देखिए, जो सीट बनती है, इन सीट को कौन दिखाता है, OHP। और किस पे दिखाता है, स्क्रीन पे। तो ये जो सीट है इनको बनाने के लिए इससे ही प्रश्न पूछ लेता है कि सीट किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि शब्दों का सामान्य आकार में लिखे, ना कि छोटा और ना बड़े। जो भी सीट बनाया जाए वो ना उसकी छोटे आकार के और ना बड़े आकार के शब्द उसमें यूज हो रहे हों। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें, सीधी पंक्ति में लिखें और अलग अलग रंग पेन से लिखें। अभी आपको जब PPT का कंसेप्ट आएगा तो उसमें भी यही चीजें काम आएंगे। ट्रांसपेरेंसी सीट और PPT आपकी एक साथ कवर कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने कॉमन चीजों को यहाँ उठाया है। फिर क्या, देखिए, ट्रांसपेरेंसी सीट बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्या है आपके पास विशिष्ट चित्र या नक्शे हैं उनको फोटोकॉपी कर लें और बहुत अधिक सामग्री एक ही पृष्ठ में समाहित करने का प्रयत्न ना करें। अधिक से अधिक सामग्री एक में मत लाएं, तोड़ तोड़ के लाएं। लिखते समय प्रकाशमान और गहरे रंग के पेन का प्रयोग किया जाए। तो ये है स्लाइड बनाने के कुछ कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी है स्लाइड बनाते टाइम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की OHP का एजुकेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी सहायता से आपको पता चला समूह कक्षा को प्रक्षेपित चित्र, नक्शा, ग्राफ, सारणी इत्यादि बताया जाता है।
अब देखिए, अगर आपको ग्राफ में कोई चीज बतानी है तो आप ग्राफ बहुत छोटा होता है इस तरह से, लेकिन अगर इसको लार्ज स्केल पे आप दिखाएंगे तो एक स्क्रीन पे आप इसको क्या कर पाएंगे, प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका क्लियरिटी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या देखिए, शिक्षण को अधिक रुचिकर प्रभावी बनाया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्टिंग टीचिंग बन सकती है, और विषय वस्तु को कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से बताया जा सकता है, इससे शिक्षक का समय बचता है। अगर आप आज की एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं तो कम समय में जो है ज्यादा नॉलेज दी जाती है। तो ये कैसे दी जाती है, किसके माध्यम से दी जाती है, यही ओएचपी की हेल्प से दी जाती है। अब बात करते हैं अगले शिक्षण टूल की, जो है डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा एक बहुत उपयोगी उपकरण है। यह एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में भी सुविधाजनक रहता है, और एक क्लिक में ही फोटो देखा और सुरक्षित किया जा सकता है। ये तो आपको पता है, पुराने जमाने में कैमरे से अब कैमरे में बहुत डिफरेंस आ गया है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि क्यों मैंने आपको डिजिटल कैमरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ। डिजिटल कैमरा जो है हमारे लिए क्षेत्रीय भ्रमण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके लिए प्रश्न यहाँ से इस तरह से बनता है कि जो आपका क्षेत्रीय भ्रमण होता है, एजुकेशनल टूर भी होते हैं, शैक्षिक भ्रमण भी होते हैं, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना और विद्यालय कक्षा कक्ष के अलावा वास्तविकता से अवगत कराने हेतु शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में रखे जाते हैं। तो जो शैक्षिक भ्रमण है, उस कार्यक्रम में इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, डिजिटल कैमरा। अब वहां तो आप ओएचपी नहीं लगा सकते हैं, तो आपके लिए जो प्रश्न बन सकता है कि शैक्षिक भ्रमण में महत्वपूर्ण टूल कौन सा है, महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, तो कौन सा होगा, डिजिटल कैमरा होगा, जिसकी हेल्प से आप पूरे टूर की मेमोरीज को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे जो है संग्रहित कर सकते हैं, एक ही क्लिक में अपने पास रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था आपका डिजिटल कैमरा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। क्या होता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर? इसके माध्यम से वीडियो, फोटो, फिल्म प्रस्तुतिकरण या कंप्यूटर डेटा को एक पर्दे पर बड़े रूप में दिखाया जाता है। ये आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है। ये आपने देखे होंगे कहाँ पे, अपनी स्मार्ट क्लास में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए स्मार्ट क्लास के बारे में भी डिटेल लाऊंगा। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो का हर एक पॉइंट रिफाइंड है और बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझ आने वाली है सारी चीजें। तो जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, इसका क्या कार्य है, पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में दो तीन कार्य दे देगा, उसमें से एक कार्य क्या होगा, देखो, प्रस्तुतिकरण का कार्य। इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का, वो होता है प्रस्तुतिकरण का। ये क्या करता है, पूरे डेटा को एक पर्दे पे प्रस्तुत करता है। जैसे आपको स्मार्ट क्लास में दिखता होगा कि कोई वीडियो चल रही है, तो वीडियो चलाने का काम इन दो उपकरणों से किया जाता है, सीपीयू की हेल्प से। अब बढ़ते हैं आगे, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। तो देखिए, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, तकनीकी युक्त कक्षा कक्ष में लेख, फोटो, रेखाचित्र आदि को बड़ा करके दिखाना। इससे कक्षा कक्ष रंगीन, रुचिकर और संसाधन युक्त लगता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उससे क्या होगा, आप छोटे छोटे फोटोज को या बड़े बड़े रेखा चित्र को एक कंसाइज वे में किसमें दिखा सकते हैं, पर्दे पे दिखाया जा सकता है। शिक्षक इसके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया सामग्री, वीडियो और अन्य अधिगम सामग्री, फिल्मों को एक साथ बड़े विद्यार्थी समूह को के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ रहता है। अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी आवाज हो सकता है किसी तक ना पहुंचे, लेकिन अगर आपके पास जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है और आप किसी मटेरियल को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो एक तो क्या होगा कि बच्चों का फोकस पूरा यहाँ होगा, और आप जो है आसानी से सारी चीजों को समझा पाएंगे। और मेन चीज है कि बच्चों को जो है आप विजुअलाइजेशन करा पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टूल है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो है रेडियो। अब रेडियो में आपको बता रहा हूँ, टीवी आपको खुद करना है, टेलीविजन कोई दिक्कत नहीं, टेलीविजन के बारे में आप सब जानते हैं। तो रेडियो क्या होता है, रेडियो द्वारा दूर दराज स्थित विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक ही साथ आधुनिक घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए, रेडियो का इंपॉर्टेंट उपयोग कहाँ किया जाता है, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ जो है कनेक्टिविटी नहीं है। अब तो खैर बहुत सारे इलाकों में कनेक्टिविटी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ के लिए मुख्य टूल होता है रेडियो। रेडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके इसके विद्यार्थी में नई नई बातें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है।
और साथ में देखिए रेडियो से, एक रेडियो जो है एक ऐसा टूल है जो मोस्ट रिलायबल होता है, अधिक विश्वसनीय टूल है रेडियो। रेडियो में जो भी प्रोग्राम चलता है वो बिल्कुल रिफाइंड, रिसाइज और कंसाइज होके चलता है। तो रेडियो से उच्च कोटि के विषय विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं और भाषण सुनने को मिलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया वहां तक रेडियो पहुंच पाता है। न्यूज़पेपर कहीं नहीं पहुंच पाता है, पीपीटी कहीं नहीं पहुंच पाएगी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है तो नेटवर्क इशू होगा तो वहां भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन रेडियो बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के भी हर जगह है। आपने आज से 10 साल पहले देखा होगा, यह एक ऐसा टूल था जो दूर दराज के इलाकों को सबको कनेक्ट करके रखता था। तो ये था आपका अगले रेडियो। टेलीविजन आपको खुद पढ़ना है क्योंकि आप रोज टेलीविजन देखते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट है ज्ञान दर्शन, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे एडुसेट को। तो एजुकेशन सैटेलाइट जो है उसमें दिखाएंगे आपको कि ज्ञान दर्शन टीवी क्या है। अब आप बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल से जो लर्निंग होती है उसे कहते हैं एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग जो आप कर रहे हैं अभी, इसे भी एम लर्निंग कहेंगे। और एम लर्निंग जो है वो किसका पार्ट है? ई लर्निंग का, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का। तो इससे क्या होता है आपके पास, शैक्षिक तकनीकी और दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। जैसे आप बहुत दूर दूर से मेरे साथ जुड़ रहे होंगे, मैं कहीं दूर हूं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस क्लास को पढ़ पा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से? एम लर्निंग या ई लर्निंग टूल की हेल्प से। तो शैक्षिक तकनीकी ने हमें जो है इतना हेल्प किया है कि आप किसी दूसरे प्लेस पे, और मुझसे जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं जो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से होंगे, लोकेशन से होंगे, तब भी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग। यह शिक्षार्थी की गतिशीलता, मोबाइल के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार शिक्षण में इसका उपयोग कर सकता है। तो देखिए, मोबाइल लर्निंग, एक नुकसान इसका ये होता है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, नॉट कंट्रोल्ड। और अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है तो इस पे स्वयं आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। और स्वयं कंट्रोल करने का मतलब कि एम लर्निंग जो है, यहां से मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि एम लर्निंग से हमेशा जो है, कब अच्छी लर्निंग हो सकती है? जब आप स्वयं पे क्या हो? नियंत्रित हो, आपका नियंत्रण खुद पे हो, तभी जाके आप अब एम लर्निंग से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टूल की, जो है फ्लैनेल बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार बनता है। तो इस बोर्ड पर रंगीन फ्लोलिन का कपड़ा लगाकर लगा होता है। आपके जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होंगे, आप लोग जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ये आपको ज्यादा मिलेगा। एक कपड़ा लगा हुआ बोर्ड होता है पीछे। यह फोटोग्राफ, चित्र, कहानियां आदि प्रदर्शित करने के काम आता है। हर टीचर को, हर क्लास टीचर को अपना अपना बोर्ड सजाना होता है। तो इसी तरह से इसी को क्या कहते हैं? फ्लेनेल बोर्ड कहते हैं। और इस पे जो है कार्ड, चित्र आदि वेलक्रो लगाकर उनके आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार बोर्ड पर सरलता से लगाया और उतारा जाता है। तो ये देखिए, ये जो है ये आपका कपड़ा लगा होगा, और इस कपड़े के बाहर आप चित्र बना के चिपकाएंगे, या आपने अगर छोटे बच्चों को एबीसीडी सिखाना है तो इस तरह से एबीसीडी सिखा के लगाएंगे, सांप की तरह बना के। तो इसे कहते हैं फ्लैनेल बोर्ड। तो फ्लैनेल बोर्ड बैकग्राउंड कपड़े का होगा, और उसके बाद कंटेंट लगा हुआ होगा, टीचिंग मटेरियल होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे आप कहानियां लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं, फोटोग्राफ लिख सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं। सामान्यतः यह आपकी कक्षा में होता है, क्लासरूम में होता है, और क्लासरूम का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके लिए किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आपके पास कपड़ा लगा हुआ है, आपने बच्चों को क्रिएटिविटी वे से पढ़ाना है, और यहाँ पे जो भी उसकी सामग्री है उसको प्रक्षेपित करना है। कभी कभी इस पे टाइम टेबल भी लगा होता है, तो टाइम टेबल लगाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड की। तो इंटरेक्टिव बोर्ड क्या होता है? देखिए, फ्लैनेल बोर्ड क्या था कि आपने जो है जस्ट उस पे कलर लगा हुआ है, उस पे आपने, सॉरी, सीट लगी हुई है कपड़े की, और उस पे ऊपर आपने क्या कर दिया है? स्टडी मटेरियल को कंसाइज किया है। अब जो इंटरेक्टिव बोर्ड होता है वो क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है जिसपे कंप्यूटर से जो है और प्रोजेक्टर की हेल्प से क्या किया जाता है? मटेरियल को डाला जाता है। अब यह डिजिटल पाठ्य पुस्तक और मल्टीमीडिया सामग्री को कक्षा शिक्षक सामग्री के लिए उपयोग की जाती है। तो अब क्या होगा देखिए
कि आप एक स्क्रीन लगा देंगे, इस तरह से देखिए लगी हुई है, और इस पे जो है प्रक्षेपित करेंगे बहुत सारी चीजों को। तो ये होता है इंटरेक्टिव बोर्ड। इंटरेक्टिव बोर्ड जो है एक तरह से स्मार्ट बोर्ड का छोटा भाई आप कह सकते हैं। अब क्या है देखो, शिक्षण में इंटरेक्टिव बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। लिखित सामग्री और चित्र को प्रदर्शित करना, साथ में डिजिटल नोट्स, अगर आप पीडीएफ को प्रक्षेपित करना चाहते हो, नोट्स को ईमेल वेब प्रिंट द्वारा प्राप्त करना, और नोट्स द्वारा अध्ययन सामग्री को शिक्षण हेतु दोबारा उपयोग में लाए जाने हेतु सुरक्षित रखना। समूह के रूप में वेबसाइट दिखाना, देखना, अगर आपको देखिए किसी वेबसाइट से कोई चीज देखनी है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेक्टिव बोर्ड की हेल्प से सारे लोगों को एक साथ उस वेबसाइट को दिखाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं उनके लिए इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा देखो, टीचिंग लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग होगी और अट्रैक्टिव होगी, और कम समय में पूर्ण की जाएगी। तो कम समय में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको गेन हो जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट क्लास की। आज का जमाना है 3D का। तो 3D की चीजों को समझने के लिए आपके लिए मुख्य रूप से क्या किसका यूज किया जाता है, स्मार्ट क्लास की। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो स्मार्ट क्लास की है वो है 3D के चीजों को 3D की तरह समझना। यानी अगर सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आपको क्यूब समझना है, एक मैथ्स का वो ले रहा हूँ कंसेप्ट, इस क्यूब की अगर मैं ऐसे देखूंगा तो बहुत कम फलके आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आप 3D एनिमेशन से देखेंगे तो इस मॉड्यूल से आपको पूरा दिख जाएगा। तो स्मार्ट क्लास आज के प्रतियोगितावादी युग में शिक्षा की गुणवत्ता का एक मूल आवश्यकता होती जा रही है। आपको पता है जब से कोविड आया तब से स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। तो स्मार्ट कक्षा में क्या होता है कि आप अनुदेशात्मक सामग्री और 3 डायमेंशनल मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। 3D से आप सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज तकनीकी मानवीय जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रही है। भारत में स्मार्ट कक्षा कक्ष एक आधुनिक शिक्षण विधि के रूप में उभर रही है, जो छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में सहायता दे रही है। यह जो है एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो स्मार्ट क्लास से आपको कौन सी एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन। स्मार्ट कक्षा कक्ष शिक्षण विधि के माध्यम से छात्रों में प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय का विस्तारण, पठन कौशल में सुधार और आदि शैक्षिक गुणात्मक गुणों को प्राप्त किया जा रहा है। तो स्मार्ट क्लास जो है वर्तमान समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि एक्चुअल में स्मार्ट क्लास की फुल फॉर्म क्या है। तो स्मार्ट क्लास में जो एस है उसका मतलब होता है स्पेसिफाइड, विशिष्ट। एम मीन्स, एम मीन्स हो गया आपका मेजरेबल, गोपनीय। एक सेकंड, एम मीन्स हो गया आपके पास मेजरेबल, गो मापनीय, अचीवेबल ए प्राप्त करने योग्य, रिलायबल विश्वसनीय, टाइम रिस्ट्रिक्टेड और टाइम बॉन्ड समय पाबंद। तो SMART का फुल फॉर्म है स्पेसिफाइड, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल, टाइम रिस्ट्रिक्ट और टाइम बॉन्ड। विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, विश्वसनीय और समय पाबंद नॉलेज, इसे कहते हैं स्मार्ट। तो ये थी आज की मेन क्लास जो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर अन्य शिक्षण टूल से रिलेटेड थी। अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपसे शिक्षण सूत्र, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, और फिर धीरे धीरे इस यूनिट की आगे बढ़ाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है इसमें, और या फिर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप होली एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।